अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी से 21 चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन टू सेल साइकिल जो है उसकी हमने बात करनी है। तो आज हमने ये देखना है कि सेल साइकिल किसको कहते हैं। तो सबसे पहले अगर हम सेल साइकिल की तारीफ देखें तो द सीक्वेंस ऑफ चेंजेस, ये उन तमाम जो तब्दीलियाँ आती हैं उनकी एक तरतीब है, एक सिलसिला है इन आ सेल के अंदर, जिसमें एक सेल क्या करता है, ग्रो करता है साइज़ में। इसके अलावा जो है वो डिवाइड करता है, मतलब सेल की डिवीज़न हो जाती है और डीएनए रेप्लिकेशन होती है, और इसके नतीजे में सेल क्या करता है, नए सेल को बना देता है, डॉटर सेल को बना देता है। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं किस चीज़ का, सेल साइकिल का। मतलब अगर हम सिंपल अल्फाज में देखें कि वो सेल साइकिल से मुराद उन तमाम वाक़यात का सिलसिला है जिनमें एक सेल पैदा होने से लेकर क्या करता है, नए सेल बनाता है और उसमें मुख्तलिफ़ तब्दीलियाँ आती हैं, मुख्तलिफ़ चेंजेस आती हैं। और वो जो चेंजेस हैं वो कौन सी हैं कि वो जो सेल होगा अपने साइज़ में इजाफा करेगा, इसके अलावा सेल ख़ुद को डिवाइड करेगा और सेल जो है रेप्लिकेशन करता है अपने डीएनए की और नए सेल बनाता है, डॉटर सेल बनाता है। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं सेल साइकिल का। अब ये जो हमारे पास सेल साइकिल जो है उसको हमने दो स्टेप्स के अंदर डिवाइड किया है। सबसे पहले जो दो फेजेज़ हैं उनको हम कहते हैं इंटरफेज़ और माइटोटिक फेज़। इंटरफेज़ में जो है इसको हम कहते हैं नॉन डिवीजन फेज़ है सेल साइकिल का, मतलब इसमें सेल खुद को डिवाइड नहीं करता। और माइटोटिक फेज़ के अंदर सेल क्या करता है, डिवीजन करता है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि ये जो है डिवीजन फेज़ ऑफ द साइकिल है। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि हमारे पास जो इंटरफेज़ है इसको हम गलती से मिसलीडिंगली इसको हम क्या नाम देते हैं, रेस्टिंग फेज़ का नाम देते हैं। इसके अलावा जो माइटोटिक फेज़ है इसको हम डिवीजन फेज़ का नाम देते हैं। अब अगर हम इंटरफेज़ की मज़ीद बात करें तो इंटरफेज़ के दौरान देयर इज़ हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल की जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, सेल की जितनी भी जो है मेटाबॉलिज्म की सरगर्मियां हैं वो क्या होती हैं, अरूज पर होती हैं। हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं किस चीज़ के दौरान, इंटरफेज़ के दौरान। इसके बाद अगर हम बात करें कि जो हमारे पास माइटोटिक फेज़ है इसको हमने दो फेजेस के अंदर, दो स्टेप्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले है माइटोसिस और उसके बाद है मियोसिस। हमने माइटोसिस की अगले लेक्चर में जो है वजाहत करनी है और उसके बाद हम क्या करेंगे, मियोसिस की वजाहत करेंगे उसके बाद के लेक्चर में। तो वन बाय वन करके जो है हमारे एक लेक्चर अपलोड करते जाएंगे, आप लोग यहाँ से जो है सारी की सारी वीडियोस देख सकते हैं। अब इसके बाद अगर हम इंटरफेज़ की मज़ीद बात करें कि हमारे पास जो इंटरफेज़ है, इंटरफेज़ के बारे में हम कहते हैं कि ये एक टाइम पीरियड है बिटवीन टू कंजक्टिव डिवीजन्स ऑफ द सेल। टू कंजक्टिव डिवीजन ऑफ द सेल का मतलब ये है कि सेल जो है एक दफ़ा डिवाइड होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक सेल है, ये सेल डिवाइड हुआ, इससे और सेल बने और ये मज़ीद फिर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इसका मतलब क्या है कि एक सेल के डिवीज़न होने से दूसरे सेल के डिवीज़न होने के तक ये जो दरमियान का पीरियड है, दो कंजक्टिव डिवीज़न के दरमियान, मतलब ये भी डिवीज़न है ये भी डिवीज़न है, इसके दरमियान का जो टाइम पीरियड है उसको हम नाम देते हैं किस चीज़ का, इंटरफेज़ का। अब ये जो हमारे पास इंटरफेज़ है इसको हमने मज़ीद स्टेप्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है, G1 फेज़, S फेज़ और G2 फेज़। और G1 फेज़ को हम फर्स्ट गैप फेज़ भी कहते हैं, S फेज़ को हम सिंथेसिस फेज़ कहते हैं, G2 फेज़ को हम सेकंड गैप फेज़ कहते हैं। अब हम वन बाय वन करके जो है G1 फेज़, S फेज़ और G2 फेज़ की वजाहत करते हैं। हमारे पास G1 फेज़ जो है इसके अंदर सेल के अंदर कौन सी चेंजेस आती हैं, कौन सी तब्दीलियाँ आती हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि इंक्रीज सेल साइज इन दिस फेज़। इस फेज़ के दौरान सेल के साइज में इजाफा होता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज पोस्ट माइटोटिक फेज़। इसको हम नाम देते हैं किस चीज़ का, पोस्ट माइटोटिक फेज़ का। अब पोस्ट का मतलब होता है बिल्कुल पीछे, पोस्ट माइटोटिक फेज़ मतलब जो माइटोटिक डिवीज़न है, जो डिवीज़न जिसमें सेल डिवाइड होगा वो तो बाद में होता है। आप देख सकते हैं G1 फेज़, उसके बाद S फेज़ आएगा, उसके बाद G2 फेज़ आएगा, उसके बाद जाकर जो है हमारे पास माइटोटिक फेज़ आता है। इसी वजह से एक माइटोटिक फेज़ से लेकर इसके दरमियान तक एक बहुत बड़ा गैप है, डिफरेंस है। इसी वजह से हम कहते हैं कि ये क्या है, पोस्ट माइटोटिक फेज़ है। इसके अंदर G1 फेज़ में एक्यूमुलेशन ऑफ DNA बेसिस सब यूनिट्स,
डीएनए को बनाने वाली जो सब यूनिट्स हैं, बेसिस हैं, वो एक्यूमुलेट हो जाती हैं। इट हैज़ हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी, इसके दौरान सेल की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। सिंथेसिस ऑफ एंजाइम टेक्स प्लेस, इसके दौरान जो है एंजाइम्स की जो है वो क्या होती है, तैयारी होती है। और G1 फेज़ को कंप्लीट करने के लिए सेल जो है कितना टाइम लेता है, तकरीबन 9 घंटे। मतलब G1 फेज़ का जो टाइम ड्यूरेशन है वो 9 आवर्स है। इसके बाद हम बात करते हैं एस फेज़ की। एस फेज़ को हम सिंथेसिस फेज़ कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ डीएनए कंप्लीट, जो डीएनए की सिंथेसिस होती है, तैयारी हो जाती है, इसमें कंप्लीट हो जाती है। डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम होती है और इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो है 10 आवर्स। इसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट फेज़ की तरफ, उसको हम कहते हैं G2 फेज़। अब G2 फेज़ के अंदर क्या होता है कि दिस फेज़ प्रिपेयर द सेल फॉर डिवीजन, ये फेज़ जो है सेल को डिवीजन के लिए क्या कर रहा होता है, तैयार करता है। इट इज़ कॉल्ड प्री माइटोटिक फेज़, इसको हम प्री माइटोटिक फेज़ कहते हैं क्योंकि इसके फ़ौरन बाद ही क्या होगा, सेल डिवीजन होगी, माइटोटिक डिवीजन होगी। अब इसके बाद अगर हम बात करें सिंथेसिस ऑफ स्पेसिफिक सिंथेसिस ऑफ स्पेसिफिक माइटोटिक प्रोटीन, माइटोसिस को चलाने वाली स्पेसिफिक प्रोटीन की तैयारी भी यहाँ पे होती है। एंजाइम इज स्टोर्ड फॉर एनर्जी इज स्टोर्ड फॉर मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम की मूवमेंट के लिए एनर्जी इस फेज़ के अंदर मतलब कि स्टोर कर दी जाती है। और आरएनए, ट्यूबुलेंट प्रोटीन और माइक्रोट्यूब्यूल्स की भी G2 फेज़ के अंदर तैयारी होती है। इंटरफेज इज कंप्लीटेड आफ्टर G2 फेज़, G2 फेज़ के बाद जो है इंटरफेस कंप्लीट हो जाता है। आफ्टर दैट सेल इंटर्स, इस फेज़ के बाद सेल जो है दाखिल हो जाता है नेक्स्ट फेज़ के अंदर, जिसको हम नाम देते हैं किस चीज़ का, पीरियड ऑफ डिवीजन या माइटोटिक फेज़ का। अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट आता है कि G1 फेज़ के बाद जो है स्टेप आएगा एस फेज़। तो कौन ऐसा बैठा हुआ है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो चेक करती है कि G1 के अंदर जो तब्दीलियां थी वो मुकम्मल हुई हैं कि नहीं। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए हमारे पास एक छोटा सा पॉइंट है, उसको हम कहते हैं चेक पॉइंट। तो चेक पॉइंट आप लाजमी तौर पर ध्यान में रखेंगे कि हमारे पास ये जो नेक्स्ट फेज़ के अंदर जाने के लिए जो है, जो नेक्स्ट फेज़ के अंदर जो है जाने के लिए सेल को जो चीज़ बताती है कि आपका जो पहला फेज़ था वो कंप्लीट हो गया है, तो उसको हम कहते हैं चेक ऑफ सेल साइकिल या चेक पॉइंट भी कहते हैं। तो आप देख सकते हैं स्पेसिफिक चेक पॉइंट्स आर प्रेजेंट एट ईच स्टेज, हर स्टेज के ऊपर स्पेसिफिक चेक पॉइंट मौजूद होते हैं जो तयन करते हैं द फेट ऑफ न्यू फेज अकॉर्डिंग टू इंटरनल सेल मेकअप। फेट कहते हैं किस्मत को, कि नेक्स्ट फेज जो आएगा वो कब स्टार्ट होगा। तो सेल के अंदर का जो मेकअप है वो इसी चीज़ को मतलब वो मुकम्मल हुआ है कि नहीं, चेंजेस जो हैं एक फेजेस के अंदर जो आनी थी वो मुकम्मल हुई हैं कि नहीं, उस चीज़ का तयन करने के लिए जो है हमारे पास क्या पाए जाते हैं, हर स्टेज पर स्पेसिफिक चेक पॉइंट पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, चेक करते हैं एक फेज़ को। अगर मुकम्मल हो जाता है तो सेल जो है वो दूसरे फेज़ के अंदर चला जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि हमारे पास एक छोटा सा पॉइंट, हमारे पास एक टर्म इस्तेमाल होती है G0 फेज़ या G0 फेज़। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, माजरत के साथ टाइम कम है तो आपने इसको समझ लेना है कि बाज़ औक़ात सेल जो हैं रेस्टिंग फेज़ में चले जाते हैं, वो ख़ुद को तकसीम करना छोड़ देते हैं, तो उनको हम नाम देते हैं किस चीज़ का, G0 फेज़ का। तो G0 फेज़ को हम रेस्टिंग फेज़ कहते हैं। प्रोफेज़ को हम इंटरफेज़ को रेस्टिंग फेज़ नहीं कहना चाहिए क्योंकि ये गलत है, क्योंकि रेस्टिंग फेज़ में क्या होता है कि सेल जो है ख़ुद को तकसीम करना छोड़ देता है और उसके अंदर तब्दीलियाँ बिल्कुल नहीं आती, और वो जो फेज़ है उसको हम क्या नाम देते हैं, उस फेज़ को हम नाम देते हैं किस चीज़ का, G0 फेज़ का। तो अज़ान आ रही है, उसके बाद जो है हम इस टॉपिक को आगे स्टार्ट करेंगे। तो कुछ सेल्स जो हैं वो क्या करते हैं कि तकसीम होना रोक देते हैं, रेस्टिंग फेज़ में चले जाते हैं और उस फेज़ को हम नाम देते हैं G0 फेज़ का। और इसमें होता क्या है कि कुछ सेल्स ऐसे हैं जो रेस्टिंग फेज़ में जाते हैं, G0 फेज़ में जाते हैं और फौरी तौर पर वापस निकल के आ जाते हैं, जैसे कि आपके स्किन के सेल्स हैं। इसके अलावा जो है अगर हम बात करें, कुछ सेल्स ऐसे हैं जो कुछ अरसे के लिए, थोड़े वक्त के लिए जो है रेस्टिंग फेज़ में जाते हैं, फिर उसके से मतलब डॉर्मेंसी से बाहर निकल आते हैं, जैसे कि आपके किडनी के सेल्स, लिवर के सेल्स। और कुछ सेल्स ऐसे हैं जो बिल्कुल या परमानेंटली जो है रेस्टिंग फेज़ में जाते हैं, वापस लौट कर नहीं आते और डॉर्मेंसी से वापस नहीं आते। उन सेल्स को हम नाम देते हैं नर्व सेल्स का। तो इसके बाद हमारे पास अगर बात करें कि हमारे पास लेंथ ऑफ फेज़ ऑफ सेल साइकिल की जो लेंथ है वो कितनी है, कितना टाइम ड्यूरेशन लगता है, इसको हम अगर हम इसकी बात करें तो जो यीस्ट है, यीस्ट का सेल साइकिल जो है तकरीबन 90 मिनट में मुकम्मल होता है।
लेकिन इंसान के सेल में तकरीबन जो है 24 घंटे लगते हैं। तो 24 घंटों में से अगर हम बात करें, जो हमारे पास माइटोटिक फेज़ है जिसमें माइटोसिस या मियोसिस होती है, तो उसको हम कहते हैं कि वो कितना टाइम लेता है, 30 मिनट लेता है। और G1 फेज़ जो है 9 घंटे, S फेज़ जो है 10 घंटे, और G2 फेज़ जो है वो तकरीबन 4.5 घंटे जो है टाइम ड्यूरेशन G2 फेज़ का है। इन सब को अगर हम कलेक्टिवली या इनको आप कलेक्ट करें, जमा करें, तो तकरीबन 24 घंटे बनते हैं। तो 24 घंटों के बाद जो है इंसानों के अंदर इंसानों के अंदर जो सेल्स पाए जाते हैं, तो उनका जो सेल साइकिल है वो तकरीबन 24 घंटों के अंदर कंप्लीट होता है। तो ये हमारे पास आसान और सिंपल सा टॉपिक है सेल साइकिल, जिसकी हमने जो है आज बात की है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप लाजमी तौर पर इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और लाजमी तौर पर कमेंट्स में जो है जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो वो लाजमी लिखें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। ओके जी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।